करते हैं हम लेक्चर आज का। आज हमने कल सेंटर किया था, सेंटर ऑफ अ ग्रुप। आज हमने सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी। मैम हाँ जी, मैम एग्जाम्पल 11 एक बार रिपीट कर दें। एग्जाम्पल 11 जो है वो रिपीट कर दो। चलेंगे। तो एग्जाम्पल 11 में हमने सेंटर निकाला था, सेंटर फाइंड आउट किया था डी एन। डी एन है डाईहेड्रल ग्रुप, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2n। डी एन का जो ऑर्डर है वो कितना होता है? 2n, यानी इस n का डबल होता है। यानी अगर आपकी फिगर जो है जिसकी रोटेशन और रिफ्लेक्शन है इसमें, अगर उसके 5 कोने हैं तो उसमें 5 रोटेशन होंगी, 5 रिफ्लेक्शन होंगे। डी एन में n रोटेशन होती हैं और n ही रिफ्लेक्शन होती हैं। अब हमने इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। सेंटर का मतलब है कि हम जो है एक सेकंड, हाँ जी, सेंटर का मतलब है हमने वो वाले एलिमेंट्स डीएन के देखने हैं जो डीएन के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो भी रोटेशन है वो क्या है, वो इसकी पावर है। पावर का मतलब है इसी से बनती है। इसको 2 टाइम हम ले लेते हैं, इस एंगल को 3 टाइम ले लेते हैं, 4 टाइम, और n-1 टाइम इस एंगल को लेते हैं। इसी तरह की रोटेशन होती है ना। D4 में हमने देखा था कि 360/4 क्या होता है? 90 जी। हाँ जी, तो जैसे D4 में हमने देखा था कि सारी की सारी रोटेशन इससे इस रोटेशन एक रोटेशन को बार बार अप्लाई करने से बनती है। इधर n4 है तो इधर भी n4 है, तो ये कितने किसके इक्वल है? 90 डिग्री। स्क्वायर है ना, स्क्वायर में हम बार बार स्क्वायर को किस एंगल से रोटेट करते थे? 90 से करते थे ना। एक दफा 90 से करते थे, फिर 2 दफा 90 से जब करते थे तो 180 डिग्री की रोटेशन आती थी। 3 दफा जब 90 डिग्री से रोटेट करते थे 270 डिग्री का एंगल की रोटेशन आ जाती थी, ठीक है। तो इसी तरह से जो मर्जी n हो, जरूरी नहीं कि स्क्वायर के लिए ही, बाकियों के लिए भी तमाम जो रोटेशन है वो इससे बनती है, ठीक है। इसलिए रोटेशन जो है वो आपस में कम्यूट करती हैं। रोटेशन कम्यूट विद रोटेशन, इनके रोटेशन को आप जिस मर्जी एंगल से जो है वो एक दूसरे, जिस मर्जी आप तरतीब से अप्लाई कर दो। क्या है? हाँ जी, तो मैं कह रही थी रोटेशन जो है वो रोटेशन के साथ कम्यूट करती हैं। अब हमने देखना है कि रोटेशन जो है, कौन सी रोटेशन जो है रिफ्लेक्शन के साथ कम्यूट करती हैं और कौन सी नहीं करती। जैसे D4 में हमने देखा था कुछ रोटेशन जो है वो रिफ्लेक्शन के साथ कम्यूट नहीं करती, जैसे ये वाली है। हमने R90H और HR90 का आंसर देखा था ना, आपस में मैच नहीं करता जब हमने D4 ग्रुप किया था। ये दोनों आपस में कम्यूट नहीं करती। ये वाली जो रोटेशन है ये इस रिफ्लेक्शन के साथ कम्यूट नहीं करती, इसलिए ये सेंटर में नहीं जाएगी। इसका आंसर डिफरेंट आया था। इसका आंसर D आया था और इसका शायद D आया था।
ठीक है, हालांकि सेम चीज़ें हैं, बस इनका ऑर्डर डिफरेंट है। तो हर रोटेशन जो है वो रिफ्लेक्शन के साथ कम्यूट नहीं करती। एक सेकेंड ज़रा होल्ड करो, मैं इसको सेट करूँगी। क्या एरर दे रहा है? जी तो मैं, हाँ जी, तो ये हम देख रहे थे कि हर रोटेशन जो है वो रिफ्लेक्शन के साथ कम्यूट नहीं करती, जैसा कि मैंने एग्जांपल अभी दी है। तो अब हमें देखना है कि कौन सी रोटेशन जो हैं, लेट आर बी एनी रोटेशन, हमने देखना है एक अगर कोई सी भी रोटेशन ले लें डी एन में और कोई सी भी रिफ्लेक्शन ले लें, तो हम देखते हैं कि जब एक रोटेशन और रिफ्लेक्शन को आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास एक रिफ्लेक्शन आ जाती है। जब भी आप एक रोटेशन और रिफ्लेक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास एक रिफ्लेक्शन आ जाती है। ठीक है, और हर रिफ्लेक्शन जो है वो अपना इन्वर्स खुद होती है। तो आर एफ जो एक रिफ्लेक्शन है, जो आर और एफ को कंबाइन करने से बनी है, ये भी एक रिफ्लेक्शन ही है। ये क्या है? एक रिफ्लेक्शन है। तो इसका ऑर्डर 2 है, यानी ये अपना इन्वर्स खुद है। आर एफ इन्वर्स को आपने शूज प्रॉपर्टी पढ़ी है, आप लिख सकते हैं एफ इन्वर्स आर इन्वर्स। और एफ का एफ जो है, एफ क्या है बताएं? एफ क्या है? रिफ्लेक्शन है, इसलिए एफ इन्वर्स जो है वो एफ के इक्वल है। और आर का इन्वर्स हमने वैसे लिख दिया। तो आर एफ जो है ये एफ आर इन्वर्स के इक्वल आ गया। thus it follows that R and F commute if and only if, तो R और F commute करने का मतलब है एफ आर जो है एफ आर एफ के इक्वल, एफ आर जो है वो आर एफ के इक्वल आ जाए। ठीक है, लेकिन आर एफ जो है हमने देखा है किसके इक्वल है? एफ आर इनवर्स। तो ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल हो गई है, एफ आर इनवर्स के इक्वल आ गया। एफ के साथ कैंसिल हो गया है, तो आर जो है आर के इनवर्स के इक्वल आ गया। यानी आर एफ और एफ आर तब कम्यूट करते हैं जब आर जो है आर के इनवर्स के इक्वल है। लेकिन कौन सी रोटेशन, यानी कि आर जो है ऐसी रोटेशन है जो अपना इन्वर्स खुद है। अब कौन सी ऐसी रोटेशन होती है जो अपना इन्वर्स खुद है? वो सिर्फ दो होती है, एक तो 0 डिग्री की रोटेशन और दूसरी 180 डिग्री की रोटेशन। ये सिर्फ अपना इन्वर्स खुद है, इसलिए ये वाली रोटेशन जो है सेंटर में जाएंगी। लेकिन देखिए आर नॉट रोटेशन तो हर किसी में है, हर डीएन में। लेकिन आर 180 की रोटेशन तब डीएन को बिलोंग करती है जब एन इवन हो। जब एन ऑड हो तो ये फिर बिलोंग नहीं करती। जैसे D3 के केस में हमने देखा था, D3 में आर 180 तो इसको बिलोंग नहीं ना करता। D3 में तो हमारे पास दो रोटेशन थी, आर 120 और आर 240, 180 तो थी नहीं। ठीक है, तो इसलिए डीएन का जो सेंटर है उसमें फिर एक ही रोटेशन जाएगी। और अगर एन जो है ऑड है और अगर एन इवन है तो फिर इसमें दो रोटेशंस होंगी। तो ये हमारे पास डीएन का जो है वो सेंटर आ गया। मैम जैसे हमने D4 किया था उसमें भी तुम्हारे पास यही था कि हम आर नोट को जब आर नोट से मल्टीप्लाई करते थे तो वो भी हमें आइडेंटिटी देता था, और जब 180 को करते थे 180 से वो भी हमें आइडेंटिटी देता था। 180 से करते हैं वो तो आइडेंटिटी नहीं देता। आर नोट देता था हमारे पास, तो वो वहाँ पे आइडेंटिटी थी। देखिए आर नॉट है एम कि वन नो एट्टी को मूवमेंट 180 से 360 के इक्वल होता है। आर नॉट जो है आर 360 के इक्वल हो जाता है। आर 180 जो है यानी सबके साथ कम्यूट करता है।
ये बताया हुआ है उन्होंने कि R180 को आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, सेम आंसर आएगा। मैम कल आपने वो Z10 के एलिमेंट्स का बताया था, वो मैम आपने तो यही कहा था कि मतलब जो अगर Z10 है, अब Z7 का आपने बताया था, तो मतलब कि अगर Z7 है तो वो 0 से 6 तक होंगे एलिमेंट्स, लेकिन कल तो वो एलिमेंट्स और थे एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल 8 के अंदर। एग्जाम्पल 8 देख लेते हैं कौन सी चीज है। एग्जाम्पल 10, Z10 में 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट होते हैं ना। जी मैम, वही मैं आपने कहा पूछा था आपसे। तो इसमें क्या चीजें समझ आ रही है आपको? मैम आपने कहा था ना कि मतलब जैसे इस एग्जाम्पल 7 में था कि U10 था और 3 था, तो आपने कहा था इसका हाँ भी ये भी इंटरलिंक है। मैम U10 में तो चले हम देखते हैं कि वो जो 1 3 9 और 7 आते हैं एलिमेंट्स, हाँ, तो मैम इसमें तो एलिमेंट्स Z10 के और थे, तो फिर ये कैसे मतलब इंटरलिंक कर गई? नहीं इंटरलिंक तो नहीं है इसका U10 और Z10 का। U10 को उन्होंने शो किया हुआ कि U10 साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि ये 3 से जो जनरेट होता है साइक्लिक ग्रुप, ये उसके इक्वल आ जाता है। ये वाला तो साइक्लिक ग्रुप है ही है ना। जी मैम ये और ये जो है हमने ये 3 की तमाम पॉसिबल पावर्स ली, वो ये वाली आ गई है, पूरा U10 आ गया है इसमें, तो इससे U10 साइक्लिक है। लेकिन और इसी तरह से उन्होंने Z10 में उन्होंने 2 से जनरेट किया एक साइक्लिक ग्रुप, जो 2 से जनरेट होगा साइक्लिक ग्रुप, उसमें ये वाला एलिमेंट होगा। ठीक है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जाम्पल है। इसमें इन्होंने साइक्लिक ग्रुप को बस समझाया हुआ कि 3 से जनरेट करने वाला साइक्लिक ग्रुप ये होगा, और 2 से Z10 में 2 से जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप ये होगा। मैम जहाँ एग्जाम्पल में उसने हमें 3 दिया है, 3 का साइक्लिक ग्रुप दिया है U10 के साथ, तो हमें हाँ कोई भी मतलब दे सकते हैं वो वैल्यू, मतलब 7 भी दे सकते हैं, 9 भी दे सकते हैं। हाँ, आप 7 से भी जनरेट करके देखें क्या बनता है। 7 की पावर्स लें और ये वाला बना के देखें फिर क्या बनता है। ये 7 की पावर 0 आइडेंटिटी है, 1 आ जाएगा। 7 7 स्क्वायर क्या होगा, 7 क्यूब क्या होगा, तो वो आपने खुद बना के देखें क्या बन रहा है। मेरे ख्याल में वो भी U10 में बनेगा। लेकिन जो 9 है, वो 9 जो है अगर इससे जनरेट करेंगे तो फिर वो U10 नहीं बनेगा, वो सिर्फ ये 1 और 9 ही आएंगे, ये U10 के इक्वल नहीं होगा। तो सम टाइम एक एलिमेंट जो है वो पूरा ग्रुप जनरेट कर देता है, जैसे 3 पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है U10, और कुछ एलिमेंट जो है वो पूरा ग्रुप जनरेट नहीं करते। ठीक है, तो इसकी जो डिटेल है ना साइक्लिक ग्रुप की, अगले चैप्टर में बड़ी डिटेल में आना है, तो तब हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या इसके जनरेटर होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं। अच्छा, सेंटर हमने पढ़ा था, ये सेंटर की डेफिनेशन रिवाइज कर लें एक दफ़ा, कि सेंटर में हमारे पास ग्रुप के वो एलिमेंट होते हैं जो कि इस कंडीशन को ओबे करें। क्या कंडीशन है कि AX इज इक्वल टू XA फॉर ऑल X इन G, कि जो कि ऐसे इसमें ग्रुप के एलिमेंट एज हैं जो कि तमाम X के साथ कम्यूट करें, जो मर्जी फॉर ऑल X इन G। और फिर हमने ये वाला थ्योरम किया था। अब हमने यही चीज़ें इससे मिलती जुलती चीज़ आगे करनी। सेंट्रलाइजर जो है ये भी देखें क्या है, सेंट्रलाइजर की डेफिनेशन ये पढ़ते हैं। सेंट्रलाइजर एक एलिमेंट का होता है, सेंटर जो है वो एक ग्रुप का होता है। सेंट्रलाइजर किसके लिए डिफाइन है? ग्रुप के एक एलिमेंट के लिए डिफाइन है। लेट ए बी द फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। ए जो है ग्रुप जी का फिक्स्ड एलिमेंट है, और सेंट्रलाइजर ऑफ ए, इसको हम इससे डिनोट करते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन जी। इसमें जी के वो एलिमेंट होते हैं जो कि ए के साथ कम्यूट करें। सिंबॉलिकली आप इस तरह से लिख सकते हैं, जी इन जी सच दैट जी ए इज इक्वल टू ए जी। उसमें भी यही कंडीशन थी ना, सेंटर में आपने क्या पढ़ा था, सेट जी इन जी, सेंटर की ये डेफिनेशन, सच दैट जी ए जी ए इज इक्वल टू ए जी फॉर ऑल ए इन जी। ये सेंटर की डेफिनेशन थी, चाहे ए लिखना है इधर, चाहे आप एक्स लिखना, सिंबल भी है ना, आप अपनी मर्जी के सिंबल ले सकते हैं। तो ये सेंटर है, और ये क्या है, सेंट्रलाइजर है ये वाला। तो देखें दोनों में क्या फर्क है मेन, इसमें भी ग्रुप के एलिमेंट है, इसमें भी ग्रुप के एलिमेंट है।
लेकिन इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट हैं जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, फॉर ऑल की कंडीशन है। और इसमें सेंट्रलाइजर में ग्रुप के वो एलिमेंट हैं जो सिर्फ ए के साथ कम्यूट करें। फिक्स एलिमेंट ए जो है फिक्स एलिमेंट है, ठीक है। इसमें ग्रुप के एलिमेंट को सिर्फ एक एलिमेंट के साथ हमने इसकी कम्यूटेटिविटी चेक करनी है, जबकि सेंटर में उसे सेंटर के एलिमेंट्स को ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करना चाहिए। फॉर ऑल की कंडीशन है, इधर फॉर ऑल की नहीं है, इधर ए जो है फिक्स एलिमेंट है, ये फॉर ऑल को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस है। बाकी देखें इस सेम चीज़ें हैं, आप देखें इतनी कंडीशन तो इतनी चीज़ तो उसमें बस उसमें फॉर ऑल ए इन जी आप ऐड करने तो सेंटर की बन जाएगी। तो आगे सेंट्रलाइजर निकाले हुए हैं इन्होंने, जैसे D4 है, D4 में उन्होंने आइडेंटिटी का सेंट्रलाइजर निकाला है। अब कौन कौन से एलिमेंट D4 की आइडेंटिटी के साथ कम्यूट करते हैं? सारे के सारे एलिमेंट कम्यूट करते हैं। आइडेंटिटी की डेफिनेशन आपने यही पढ़ी है ना, EX इज इक्वल टू XC फॉर ऑल X इन G। तो आइडेंटिटी की तो ये प्रॉपर्टी होती है कि वो तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। इट मीन्स आइडेंटिटी का सेंट्रलाइजर जो मर्जी हो वो पूरा ग्रुप होता है। जिस मर्जी ग्रुप की आइडेंटिटी की बात हो, वो आइडेंटिटी एलिमेंट ने ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करना है, तो ग्रुप के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे इसके सेंट्रलाइजर में, पूरा D4 आ जाएगा। और इसी तरह से जो है रोटेशन, जैसे R90 है, R90 का सेंट्रलाइजर आपने निकालना है, तो आपने वो वाली रोटेशंस लिखनी है जो R90 के साथ कम्यूट करें। तो D4 के कौन से एलिमेंट D4 के कौन से एलिमेंट R90 के साथ कम्यूट करते हैं? तो सारी की सारी रोटेशंस तो आपस में कम्यूट करती हैं, ठीक है, ठीक है ना। आप R90 पहले अप्लाई करें या R180 या R80 को 1 में अप्लाई करें या R90, सेम आंसर आता है। तो इसका सेंट्रलाइजर में सारी रोटेशंस आ जाएंगी, लेकिन कोई भी रिफ्लेक्शन R90 के साथ कम्यूट नहीं करती। जैसे एच है, एच का R90 के साथ आंसर देखें और R90 एच देखें, दोनों सेम नहीं होंगे। अगर आप टेबल में इन दोनों के आंसर चेक करें, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे इनके आंसर। इसी तरह से अगर V का आप R90 के साथ आंसर देखें, इस तरतीब के साथ और इस तरतीब के साथ, दोनों का आंसर जो है ये सेम नहीं होगा। इसलिए ये सारी रोटेशन इसीलिए नहीं आ रही कि जब भी आप इस रोटेशन को R90 के किसी रिफ्लेक्शन के साथ जो है ऑपरेट करेंगे, तो वो फिर उसके साथ कम्यूट नहीं करेगी, तो उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। आप टेबल से चेक कर सकते हैं कि डी जो है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि DR90 और R90 डी का आंसर डिफरेंट है। अगर सेम होता तो फिर डी ने चला जाना था, ठीक है। इसी तरह से एच है, एच का सेंट्रलाइजर भी आप निकालें, D4 का टेबल सामने रखें और वहां से आपको सेंट्रलाइजर निकालना आसान हो जाएगा। तो ये एच का सेंट्रलाइजर है और ये डी का सेंट्रलाइजर है। नेक्स्ट है सेंट्रल फॉर ईच ए इन जी, जो मर्जी हम ग्रुप का एलिमेंट ए ले लें, उसका जो सेंट्रलाइजर है वो हमेशा सब ग्रुप बनता है जी का। सेंट्रलाइजर जो है यानी ये जो सेट है ये हमेशा जी का सब ग्रुप होगा।